हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका बिजनमवाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि रेलवे, एसएससी तथा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अभी वर्तमान में पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही यूजफुल हमारा प्रैक्टिस सेट है। साथियों, इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। हमारे प्ले स्टोर पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए सभी वीडियो यूजफुल है। साथियों, यह फिजिक्स का पहला आपके पास स्क्रीन में सवाल है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए कि सूर्य का प्रकाश, काला रंग सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ, या कोई भी प्रकाश हो उसे अपनी तरफ अवशोषित करता साथियों। और वहीं पे जो श्वेत कलर होता है वह प्रकाश को अपने से प्रकीर्णित करता है, तो बाहर निकालता है। तो यहीं पे देख लीजिए कि अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश अभेदन नहीं लेने देते, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। साथियों, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि श्वेत जो कलर होता है वह सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन आपके पास सेकंड राइट आंसर होगा साथियों, दूसरा ऑप्शन सही है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। आप लोग कमेंट भी करते रहे साथियों। पृथ्वी निम्न में से क्या है? स्क्रीन पर आपके पास से ऑप्शन है। उष्मा की अच्छी परावर्तक है, उष्मा की गैर अवशोषक है, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरण करने वाली है, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण करने वाली है। साथियों, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। राइट आंसर होगा आपके, यदि पृथ्वी की हम लोग बात करते हैं तो साथियों उष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरण करती है। तो राइट आंसर डी होगा साथियों इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है आपके एसएससी और रेलवे में आया हुआ सवाल है साथियों, इसलिए हम करा रहे हैं। तीसरा आपके पास सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास में, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान घटने पर घट जाता है, या सभी तापमानों पर एक समान रहता है। चौथा ऑप्शन है आपके पास, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। साथियों, आप लोग कमेंट भी करते रहें, अपना राइट आंसर देते रहें। कृष्णिका जो काली पट्टी होती है साथियों, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। राइट आंसर आपके पास में ऑप्शन सेकंड होगा साथियों। कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। यदि तापमान घटता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। साथियों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। यदि तापमान घटता है तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है। राइट आंसर होगा आपके पास। यही देखते, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकाय के बीच उष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, और उष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। साथियों, आपके पास कमेंट करते रहिए, आप लोग राइट आंसर देते रहिए। स्क्रीन पर आपके पास बहुत बढ़िया राकेश जी का राइट आंसर है साथियों। राकेश जी ने आंसर दिया है उनके अपने अपने तापमान पर। साथियों, एक सामान्य सा एग्जांपल हम लोग चर्चा करते हैं। दो रॉड ले लीजिए, एक रॉड को गर्म करिए और एक रॉड को कम गर्म करिए। जब दोनों रॉड को आप लोग ज्वाइन कर देते हैं साथियों, तो देखते हैं कि धीरे धीरे जो ज़्यादा गर्म वाला रॉड है उसकी उष्मा कम गर्म वाले रॉड की तरफ धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है, और तब तक प्रवाहित होती जब तक कि दोनों एक समान ताप में ना आ जाएं। सेम ऐसे पानी की टंकी देख लीजिए, दो पानी की टंकी हैं, दोनों पानी की टंकी में आप देखते हैं नीचे होल कर दीजिए। पहले एक को पूरा प्रॉपर भर दीजिए और एक को कम भर दीजिए, और नीचे दोनों की पाइप के बीच में एक जॉइंट पाइप लगा दीजिए टंकी के। आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद जिस टंकी में पानी ज़्यादा है उसका पानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम
पानी वाली टंकी की तरफ जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब दोनों समान हो जाएंगे तो दोनों के जो प्रवाह है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास में, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ऑप्शन एक, श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? साथियों, तापमान की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, पहला ऑप्शन आपके पास में। तापमान की खराब साथियों, ऐसे सवाल एग्जाम पे आते हैं और हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गलती ज़्यादा होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक, या चौथा ऑप्शन है, ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक होती है। साथियों, आपके पास स्क्रीन पर है, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। राइट आंसर होगा साथियों, यदि श्वेत प्रकाश जो है ताप की खराब अवशोषक होती है, क्योंकि प्रकाश को परावर्तित करती है, और अच्छी परावर्तक होती है। मैंने आपको पहले सवाल पे बता दिया था कि अच्छी क्या होती है, ये परावर्तक होती है। ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, राइट आंसर होगा। अवशोषित नहीं करती है और परावर्तित करती पूरी की पूरी। इस तरह से ऑप्शन आपके पास में राइट आंसर सेकंड होगा साथियों। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन आपके पास में, अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिसके अंतिम उत्पाद प्राप्त किया है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है, स्थिर आयतन पर। साथियों, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, इससे फास्ट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया गया है, यह अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट करते रहे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो स्क्रीन है, न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में अधिक ऊष्मा चालकता। साथियों, राइट आंसर होगा आपके पास में, बहुत बढ़िया, अधिक विशिष्ट ऊष्मा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, एनटीपीसी के आए हुए सारे के सारे सवाल हैं, जो कि आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस तथा अन्य बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। रेलवे के लिए तो रामबाण है, रेलवे आर पार इस बार होगा 100% साथियों। भीषण सर्दी में ठंडे देशों की पानी की पाइपें फट जाती हैं। साथियों, पानी के बारे में बात करते हैं तो पानी 0 डिग्री पर पानी जम जाता है प्रॉपर, और पानी का अधिकतम जो उसका जो घनत्व होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है साथियों। तो भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि उसमें जमने पर पानी फैलता है। राइट आंसर है साथियों, क्योंकि पानी जैसे ही आपने देखा है कि किसी बॉटल पे आप पानी भर दीजिए फुल प्रॉपर, और इसके बाद वो कांच का बॉटल हो और उसको फ्रीजर में रख दीजिए, आप देखेंगे जैसे ओपन करेंगे आपका कांच का जो बॉटल है चटक जाएगा, क्योंकि पानी जब जमता है तो जमने पर उसमें फैलाव होता है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपके पास में पहला ही ऑप्शन है, ठंडे प्रदेशों में जो सर्दी के मौसम में तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है, और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है साथियों। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है, परिणाम स्वरूप पाइप जो है फट जाता है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपके पास में, पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, उसमें जमने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं साथियों, ठंडी के समय पर गर्म होता है और गर्मी के समय पर ठंडा होता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारा जो बाहरी जो वातावरण का टेम्परेचर है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर हो प्रॉपर जैसा था वैसा ही रहा, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसकी वजह से जब पानी ऊपर आता है तो हमें ठंडा प्रतीत होता है गर्मी के समय में, और ठंडी के समय पे हमें वह गर्म प्रतीत होता है। तो आपके पास स्क्रीन पर है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, गर्म प्रतीत होता है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होती जिससे जल गर्म होता है, तो गलत है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश के ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है।
इस तरह से आपके पास में ऑप्शन है साथियों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से इस तरह से होता है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपके पास में बी ऑप्शन है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं साथियों। स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है 16, 17, 18, 19। राइट आंसर होगा साथियों 18 हैं। रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, सबसे नया भारतीय रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण कोस्ट रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। राइट आंसर है साथियों दक्षिण कोस्ट रेलवे, इसका नया बना हुआ है। यदि भारत में रेलवे जोन की बात करते हैं साथियों, तो उत्तर की तरफ देखते हो तो दिल्ली मुख्यालय है, दक्षिण में आपने चेन्नई देखा है, पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में आपके पास है मुंबई का है। मुंबई में 2 रेलवे जोन है साथियों, एक चर्च गेट और दूसरा CST है। यहीं पे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपके पास में जबलपुर, और यही उत्तर मध्य का रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है साथियों। इस तरह से अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे पास स्क्रीन पर ऑप्शन है, राइट आंसर होगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली रेलवे का मुख्यालय भी है, उत्तर रेलवे का भी मुख्यालय है और रेलवे का भी मुख्यालय है साथियों, दोनों चीज जान लीजिए। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमारे पास स्क्रीन पर है। सदैव जो भी मध्य वाले जितने भी रेलवे मुख्यालय बने साथियों, वो 2003 के बाद बने हैं, और ये मुख्यालय जितने भी बने हैं रेलवे के कार्य को सुगम करने के लिए, जो दूरी थी उस दूरी के बीच में जो कार्य गड़बड़ी होती थी उसको सुगम बनाने के लिए जो मध्य के रेलवे बने, चाहे पश्चिम मध्य का रेलवे की बात करें, चाहे उत्तर मध्य की बात करें, चाहे दक्षिण मध्य की बात करें। इस तरह से राइट आंसर होगा साथियों सिकंदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? पटना में है साथियों, राइट आंसर होगा हाजीपुर। यहीं देखते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे पास स्क्रीन पे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी और मालेगांव। राइट आंसर होगा साथियों मालेगांव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बच्चों अक्सर ये इस तरह से गलत होते हैं। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? अभी हाल ही में हमने चर्चा किया था, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में ही चर्च गेट है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951 में हुई थी साथियों, देश के आज़ादी के बाद। कौन सा रेलवे जोन राजस्थान में कार्य करता है? राजस्थान का रेलवे जोन उत्तर पश्चिम रेलवे साथियों, उत्तर पश्चिम रेलवे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला किस जोन में है? तो हमारे पास स्क्रीन पर है साथियों उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में उत्तर रेलवे कपूरथला जोन में आता है साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्क्रीन पर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। राइट आंसर होगा साथियों गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, या 25-25 याद कर लीजिए। यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हुई और हरिद्वार से होते हुए धीरे धीरे कानपुर, और कानपुर से आगे बढ़ती है साथियों प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, जहाँ पे प्रयागराज का कुंभ लगा था। और यहीं आगे धीरे से आगे जब बढ़ती है तब मिर्जापुर और फिर बनारस, पटना और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यदि बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी ज़्यादा पानी लेकर के आती तो ब्रह्मपुत्र है साथियों, इस तरह से। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है साथियों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? स्क्रीन पर है आपके पास में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहीं पर आबादी की बात करते, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है साथियों। वन क्षेत्र के मामले में आपका मध्य प्रदेश सबसे आगे है, और यहीं पे शिक्षा की क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे आगे राज्य कौन सा साथियों? केरला है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? हमारे पास स्क्रीन पे है सतपुड़ा के घने जंगल, अनबने घने जंगल। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो राइट आंसर है आपके पास में ए, मध्य प्रदेश। यही देखते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं?
साथियों 28/7, जैसे देखते हैं ना कहीं लिखा रहता है 24/7, तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए 28/7, 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों भारत में। यदि हम भारत की बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैप की तरफ देखिए। आप देखते हैं पश्चिम से हम काउंट करते हैं, उत्तर की तरफ आपने देखा हिमालय, और दक्षिण में आपके पास में क्या है साथियों, हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है साथियों। यदि हम यहीं पे बात करते हैं पश्चिम के तरफ, तो गुजरात समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात बनाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला आता है साथियों। यहीं पर बात करते हैं पश्चिम पूर्व की तरफ जब चलते हैं हम लोग, तो तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं साथियों। 9 राज्य, 5 राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं, 4 राज्य आपके बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं। इस तरह से 9 राज्य ऐसे हैं जो जिन्हें हम वेलांचली स्टेट के नाम से जानते हैं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सागर भारत के पश्चिम स्थित है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा ही कर रहे थे साथियों, पश्चिम स्थित आपके अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान। चाय के उत्पादन की बात करते हैं साथियों, तो चाय लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ होगी, जहाँ पहाड़ी होगी, पहाड़ी के साथ साथ जहाँ बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो अम्लीय हो जाती है मिट्टी। इस तरह से आपने देखा कि असम और पश्चिम बंगाल का जो गुवाहाटी वाला जो ये रीजन है साथियों, दार्जिलिंग वाला, ये पूरा जोन और कुछ क्षेत्र केरल और तमिलनाडु के आसपास भी चाय के बागान हैं साथियों। इस तरह से राइट आंसर होगा यहाँ पे असम, क्योंकि राजस्थान में तो बारिश ज़्यादा नहीं होती तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन। पंजाब में भी बारिश कम होती साथियों, बिहार में बारिश होती लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र नहीं है साथियों। यही देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी साथियों, आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके रेलवे, एसएससी, UPSSC, UPSI, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, वनडे एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यदि यहीं पे सवाल आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, वर्तमान में 8,850 मीटर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान पे 8,048 एग्जैक्ट डेटा है साथियों। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, राइट आंसर होगा आपके पास में बी, कंचनजंगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है, तो ऑप्शन पर आपके पास में भूमध्य रेखी, उष्णकटिबंधीय मानसून, शीतोष्ण या शीत जलवायु। साथियों उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन हमारे भारत में पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा बी, क्योंकि भारत की जो जीडीपी हो मानसून पर भी डिपेंड करती है साथियों। यदि मानसून अच्छा आएगा तो हमारा देश ग्रो करता है साथियों। कौन सा राज्य गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि ये गॉड्स ऑन कंट्री जो है ये प्रारंभ कब से आया आपको बता देता हूं। जब वामन अवतार, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय पर राजा बलि राज्य करते थे, तो राजा बलि से उन्होंने 3 पग की धरा मांगी थी साथियों। उस 3 पग की धरा के बदले उन्होंने दो पग में पूरा संसार नाप लिया था। तीसरा पग उन्हें नापने के लिए राजा बलि ने अपना सर दे दिया था साथियों। इस वजह से उन्होंने वचनबद्ध होकर के उससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, तो तब से गॉड्स ऑन कंट्री के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा केरल। केरल में मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बने हैं साथियों। यही देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एमपी के जितने एग्जाम में बहुत आता है। आरावली पर्वत, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल। राइट आंसर होगा साथियों अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित है साथियों। और ये किस में आता है, विंध्याचल रेंज में पूरा आता है साथियों। और ये ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो राइट आंसर होगा साथियों इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो साथियों राइट आंसर होगा थार का मरुस्थल। सहारा का तो भारत में है ही नहीं, गोबी का भी नहीं है। गोबी एक ठंडा मरुस्थल है साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला यदि कोई भी मरुस्थल है तो वो थार का मरुस्थल है। इस तरह से जनघनत्व की बात करेगा
कि कौन सा मरुस्थल जनघनत्व में सबसे आगे है, तो आप इसे राइट आंसर थार ही लगाइएगा साथियों। अगला देखते हैं कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। साथियों जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे, झाड़ देख रहे हैं, झाड़ियाँ, झारखंड, समझ जाए राइट आंसर होगा झारखंड होगा साथियों। झारखंड कोयले के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है साथियों। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यदि बड़ी कहता तो बड़ी एक अलग ऑप्शन हो गया साथियों। यहीं पर चिल्का झील कैसी है? चिल्का झील खारी पानी की झील है जो कि डायरेक्ट समुद्र से जुड़ा हुआ है। बेमनाड झील, पुलिकट झील, वुलर झील, तो राइट आंसर होगा बेमनाड झील। बेमनाड कहाँ पे साथियों? केरल में है। और वुलर झील का जम्मू कश्मीर में, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बांध में भी अलग अलग तरह के सवाल आते हैं साथियों, बड़ा, ऊंचा, लंबा, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को ध्यान में देना है। तो राइट आंसर होगा टिहरी, इसका आंसर है। राइट आंसर होगा साथियों टिहरी। यदि लंबा की बात करता है तो लंबा कहाँ पर है साथियों? ये उड़ीसा का है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास स्क्रीन पर है बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हाथी, गैंडा। राइट आंसर होगा साथियों एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर भारत में लगभग टाइगरों का घर ही माना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि टाइगर की बात करें तो भारत में भी है, और वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कौन सा राज्य 5 रिवर स्टेट के नाम से जाना जाता है? 5 नदियों का समूह, 5 नदियों के समूह से कौन जाना जाता है? पंजाब। 5 नदियों का राज्य पंजाब कहलाता है साथियों। 5 पंजा देख रहे हैं आप लोग, तो पंजाब। और पंजाब किससे सीमा साझा करता है? पाकिस्तान से सीमा साझा करता है साथियों। यही नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है, नंदा देवी। साथियों भारत हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत की बात करता है तो कंचनजंगा, लेकिन यदि विश्व की बात करता है साथियों तो माउंट एवरेस्ट होगा यहाँ पे। भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? साथियों आप लोगों ने मूवी देखी थी KGF 1-2 देखा क्या? KGF मूवी में जी फॉर गोल्ड के लिए था, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पे पाया जाएगा? कर्नाटक में पाया जाए साथियों। कर्नाटक में सोने की खदानें हैं साथियों। यही अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों चावल के उत्पादन के लिए क्या क्या शर्तें हो जान लीजिए। 120 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए साथियों। ऐसे टेम्परेचर वाला राज्य आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। पूर्व से जब हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो धान के उत्पादन में कमी होती चली जाती है साथियों, चाहे किसी भी राज्य। उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो जो पूर्व के राज्य हैं, पूर्व के जो जिले हैं उनमें धान का उत्पादन ज़्यादा है, पश्चिम की तरफ धान का उत्पादन कम हो जाता है। पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार धान की खेती होती है, इसलिए चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है साथियों। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कोई भी बता देगा, बच्चा बताएगा यमुना। और यमुना कहाँ पर गंगा से मिलती है साथियों? आपके प्रयागराज में। और जो कि वर्तमान में 2025 का महाकुंभ लगा था गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, और वहीं पर प्रयागराज जो इलाहाबाद अकबर का किला है वहीं पे स्थित है साथियों। वहीं पर आपको प्रयाग प्रशस्ति मिलेगा, जिसमें समुद्रगुप्त के जो राजकीय कवि थे हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पिया। इस बात से यह तात्पर्य होता है कि समुद्रगुप्त का राज्य दक्षिण भारत में तीनों तरफ था, चाहे वो अरब सागर की बात करें या हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक संपूर्ण भारत में शासन था समुद्रगुप्त का साथियों। समुद्रगुप्त बीणा बजाने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल थे, उन्हें कवि के रूप में भी, कविराज के रूप में उपाधि प्राप्त थी साथियों। भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? मालवा, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन या बिंद। साथियों जब भी आपने देखा हो दक्कन ट्रैप, जब भी युद्ध की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि औरंगजेब ज़्यादातर कहाँ अपना समय बिता दिया? उसने पूरा दक्कन में बिता दिया। दक्कन ट्रैप जो है वो कैसे बना है? ज्वालामुखी उद्गार से बना है, इसलिए वहाँ की मिट्टी काली है। और दक्कन ट्रैप दक्कन के आसपास क्योंकि बारिश कम होती है
तो वहाँ पे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो दक्कन ट्रैप कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी आता है, कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, तीनों राज्यों में आता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे साथियों? झारखंड में है और इसे रूर घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? अभी हाल ही हमने चर्चा किया था जब समुद्री राज्यों की बात की थी साथियों, तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, लगभग 1600 किलोमीटर बनाता है साथियों। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? हमारे पास स्क्रीन पर है असम, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा साथियों मणिपुर इसका राइट आंसर है। कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है? कॉफी के लिए आप जो मौसम है साथियों, बारिश कम चाहिए और मौसम सम चाहिए। ऐसा जगह आपने देखा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। साथियों इन सभी राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। यदि सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य तो कर्नाटक, जैसे पूरी दुनिया में बात करते हैं तो ब्राज़ील, वैसे भारत में क्या है? कर्नाटक है साथियों। कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? आपने देखा था कि 1498 में पहली बार वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर आते हैं और यहाँ से मसाले लेकर के यूरोप लेके जाते हैं, 60 गुना ज़्यादा फायदा कमाते हैं और यह लालच यूरोपियों के मन में आ जाती है। धीरे धीरे पूरे यूरोपीय अपना शिप लेकर के भारत की तरफ आते हैं। उस मसाले ने भारत को गुलाम बना दिया साथियों। तो कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल, राइट आंसर होगा केरल साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो स्क्रीन पर हमारे पास में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। साथियों हेरोडोटस इतिहास के पिता कहलाते हैं और हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने को देख करके डेल्टा नाम दिया साथियों। डेल्टा होता क्या है? जब नदियां अपने साथ गाद, मिट्टी के कण बहा करके लेके जाती हैं, समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं, तो जब वो गाद ज़्यादा दूरी तक जमा हो जाता है तो नदियां अपना रास्ता धीरे धीरे बदल देती हैं साथियों। पतला 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 रास्ता बहुत सारा रास्ता बन जाता है और इस वजह से वह अनवरत लाखों वर्षों से जमा हुआ गाद एक टापू का रूप धारण कर लेता है और यही डेल्टा कहलाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है साथियों। अब अगला सवाल है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत किस दिन हुई थी? साथियों ये 1857 का विद्रोह भारत में ऐसे ही नहीं हुआ, बड़े ही मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में हुआ था साथियों। तो राइट आंसर है उसका 10 मई। 1857 के विद्रोह में पहली गोली किसने चलाई? खाई भी और चलाई भी साथियों, मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जो फांसी पर चढ़े थे साथियों। 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर सबसे भयंकर युद्ध हुआ? तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। साथियों झांसी की रानी के बारे में हीरो ने लिखा था कि मैंने एक स्त्री नहीं मर्द को लड़ते हुए देखा था, और यह झांसी की रानी के सम्मान में कहा हुआ स्टेटमेंट था साथियों। झांसी की रानी कोई इंसान नहीं, साक्षात दुर्गा और चंडी का रूप धारण करके युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो झांसी की रानी को नमन करते हैं साथियों। आज भी झांसी का किला झांसी में है। 1857 की विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? हीरोज की ही थी साथियों, क्योंकि हीरोज ने ही फाइनली महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था उनके बीच में। 1857 के विद्रोह में लखनऊ के विद्रोही का नेतृत्व किसने किया? साथियों कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने, झांसी में झांसी की रानी ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, और तात्या टोपे जो थे वे नाना साहब के सेनापति थे। और बाद में जब नाना साहब निकल गए, नेपाल के रास्ते निकल गए, तो फिर वे झांसी की रानी के लिए सेनापति का कार्य करने लगे साथियों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बेगम हजरत महल। दो क्रांतिकारी जो कि अंग्रेज नहीं पकड़ पाए, बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों लोग। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में शासन किया? तो स्क्रीन पर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड लेथिनगो, लॉर्ड रिपन। साथियों ये सब बाद में आए थे। लॉर्ड कैनिन पहले थे जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, बाद में वायसराय बने, और 1 नवंबर सन 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा फरमान उनके नाम से फरमान पढ़ा गया और कंपनी का शासन समाप्त करके पूर्ण रूप से पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया और एक दिन के लिए प्रयागराज देश की राजधानी बना था साथियों।
जहां मिंटो पार्क है वहीं पर ये पढ़ा गया था। 1857 की विद्रोह को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को कहां भेजा गया? साथियों, 2 गज जमीन न मिल सकी। साथियों, बहादुर शाह जफर को सलाम है। 1857 की विद्रोह में 80 वर्ष का जो यंग व्यक्ति, मैं तो उन्हें यंग ही कहूँगा, वृद्ध नहीं कहूँगा साथियों, उनके हौसले को नमन है। रंगून में उन्हें भेज दिया गया था साथियों। 1857 के विद्रोह में दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर होगा बख्त खान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने क्रांति का नेतृत्व किया? साथियों, वीर कुंवर के बारे में कौन नहीं जानता, उनकी वीरता को नमन है। वीर कुंवर सिंह एक 80 वर्ष के व्यक्ति थे, वृद्ध थे, इसके बावजूद उनकी वीरता का जो यदि गुणगान किया जाए तो बहुत कम होता है साथियों, शब्द नहीं मिल सकते हैं कि जब वो रिटर्न आ रहे थे अपने आरा के तरफ, तो जब उनका गंगा नदी के किनारे युद्ध होता है तो उनके हाथ में गोली लग गई थी साथियों। तो कहा जाता है कि उन्होंने तलवार से अपने हाथ को काट दिया था और गंगा माँ को समर्पित कर दिया था। ऐसे महान वीर कुंवर सिंह को अपने अंतिम सांस तक इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़े साथियों, उनके लिए नमन है। अगला सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह के सफल होने के प्रमुख कारण क्या थे? योजना की कमी, ब्रिटिश सेना की ताकत, स्थानीय शासकों का सहयोग, ये सभी। साथियों, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि कहते हैं जयचंदों की कमी नहीं देश में। जयचंद, हमारे देश में लोग जयचंद्र बहुत ज़्यादा रहे। पहली चीज़ तो योजना की कमी भी थी, क्योंकि अचानक घटना घटी और ब्रिटिश सेना की ताकत हमसे ज़्यादा थी साथियों। उनके पास में संचार के ज़्यादा साधन थे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, उनके पास से प्रशिक्षित सेनाएं थी साथियों, और उसके साथ साथ उनके पास यातायात के साधन थे, तार था। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। हमारे पास में बेल जो ट्रेंड सैनिक भी नहीं थे साथियों, और हमारे जो स्थानीय शासक थे वो भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। इस तरह से कहीं न कहीं 1857 की क्रांति असफल रही। अगला ऑप्शन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन सी थी? साथियों, अभी हाल ही में हमने बताया रानी विक्टोरिया, इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा नया कानून लागू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया साथियों। यहीं देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया? हमने चर्चा की थी, राइट आंसर होगा नाना साहब। और बिहार में किसने किया था साथियों? कुंवर सिंह ने किया था। यहीं देखते हैं, 1857 के विद्रोह में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तात्या टोपे को कहा जाता है। तात्या टोपे वीर थे और यंग थे, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है 1857 के विद्रोह के लिए। यदि भारत का नेपोलियन कहा जाए वैसे पूरे इतिहास में, तो साथियों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 1857 के विद्रोह को किस भारतीय इतिहासकार ने राष्ट्रीय युद्ध कहा? साथियों, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बिपिन चंद्र। राइट आंसर है साथियों, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को उन्होंने भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय युद्ध कहा। और यह है राष्ट्रीय युद्ध, यह किताब भी देश के क्रांतिकारियों के लिए एक गीता का कार्य किया साथियों। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे साथियों। हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं साथियों, जो कि रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, अन्य सभी एग्जाम के लिए हम लोग बना के रखे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।